बच्चों, आरोह की दूसरी कविता है पतंग। और आज मैं आपके सामने इसी पतंग कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सरल से सरल भाषा में आपको ये प्रश्न समझाऊं, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और अच्छे से याद कर सकें। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। यहाँ प्रकृति में परिवर्तन का अर्थ है मौसम में बदलाव। आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसका जवाब। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, अर्थात जब बारिश का मौसम चला जाता है तो सर्दी का मौसम आता है। मौसम खुल जाता है। मौसम खुलने का मतलब होता है कि आसमान के बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ। निम्न मतलब नीचे और लिखित मतलब लिखे हुए। तो नीचे जो लिखे गए हैं वो ही परिवर्तन प्रकृति के बताए गए हैं। पहला परिवर्तन है, सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जब बादल छट जाते हैं तो सूरज का रंग चमकीला लाल दिखाई देने लगता है। दूसरा परिवर्तन है, शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्षा की ऋतु में वातावरण में जो उमस हो जाती है, एक बारिश के गीलेपन की वजह से थोड़ी महक हो जाती है, वो यहाँ सर्दी की ऋतु में समाप्त हो जाती है। तीसरा परिवर्तन है, वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है, क्योंकि भादों के महीने में तेज बारिश के कारण सभी पेड़ पौधे, सभी घर वगैरह धुल जाते हैं, तो सब कुछ धुला हुआ साफ सुथरा सा लगता है। आसमान की भी धूल मिट्टी धुलकर साफ हो जाती है। चौथा परिवर्तन है, धूप चमकीली होती है। बादल नहीं होंगे तो धूप चमकीली होगी। और पांचवा परिवर्तन है, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। मतलब तितलियां भी फूलों से रस लेने के लिए मंडराने लगती हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। विशेषण का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो इस कविता में पतंग की विशेषता बताने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। आइए देखते हैं क्या है इसका जवाब। कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। यहाँ हम एक बात ध्यान से देखेंगे कि जब उत्तर शुरू करते हैं तो पहली पंक्ति लगभग प्रश्न से ही हो जाती है, बाकी का आगे एक्सप्लेन करना होता है। तो देखते हैं आगे क्या है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। कवि ने क्यों प्रयोग किया इन विशेषणों का? क्योंकि वो एक तो पतंग की विशेषताओं को बताना चाहता है और दूसरा पतंग के माध्यम से बच्चों के मन की जो भावनाएं होती हैं, जो उनकी कोशिशें होती हैं, उनको बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं पतंग की तरह, उनकी कल्पनाएं भी पतंग की तरह रंगीन होती हैं। वे बहुत कोमल और निश्चल मन के होते हैं। निश्चल मन का मतलब जिस मन में कोई वैर भाव, द्वेष भावना, कोई कपट नहीं होता। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं। वे आकाश में दूर तक जाती हैं।
बच्चों की कल्पनाएं भी तो ऐसी ही होती हैं, बहुत दूर तक सोचती हैं, बहुत दूर दूर तक की बातों की बच्चे कल्पनाएं करते हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, मतलब पाठकों का ध्यान बच्चों के मन के भावों की तरफ आकर्षित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। यहाँ इस प्रश्न को पूरा पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर बिंब होता क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु आपके सामने नहीं है और उस वस्तु के बारे में कोई शब्द आपने पढ़ा है। उस शब्द को पढ़ते ही आपके दिमाग में उस वस्तु का चित्र बन जाता है, तो ये होता है बिंब। बिंब का अर्थ होता है किसी वस्तु का मानसिक चित्र। किसी शब्द को पढ़ने से दिमाग में जो चित्र बन जाए, उस शब्द को कहा जाता है बिंब। तो आइए देखते हैं कवि ने कौन सी पंक्तियों में बिंब स्पष्ट करने के लिए कहा है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील दृश्य बिंबों को उकेरा है। यहाँ पहले हम ये जानेंगे कि दृश्य बिंब क्या होते हैं। असल में बिंब जो होते हैं वो हमारी इंद्रियों से संबंधित होते हैं। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं। दृश्य इंद्रिय होती है आँख, स्पर्श इंद्रिय होती है त्वचा, घ्राण इंद्रिय होती है नाक। तो इसी प्रकार से ये जो 5 इंद्रियां होती हैं उन्हीं से संबंधित बिंब होते हैं। तो जो इंद्रिय है वैसा ही बिंब है। यहाँ पर दृश्य बिंब दिए गए हैं, मतलब आँखों से संबंधित है, देखने से संबंधित वो बिंब है। और दृश्य बिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। स्थिर मतलब जो एक जगह पर टिके हुए हैं, और गतिशील दृश्य बिंब वो होते हैं जो गतिमान दिखाई देते हैं, मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, चलते हुए। तो देखते हैं कौन कौन से शब्दों में क्या बिंब आया है। इन्हें हम इस तरह से बता सकते हैं। पहला है तेज बौछारें। बौछारें एक जगह पे रुकी नहीं होती, ऊपर से आसमान से धरती तक चलकर आती हैं, तो इसमें गतिशील दृश्य बिंब है। दूसरा है सवेरा हुआ। सवेरा स्थिर दृश्य बिंब है। तीसरा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ये भी स्थिर दृश्य बिंब है, क्योंकि खरगोश की आंखें तो एक ही जगह में होती हैं, शरीर पर सरकती नहीं है, एक ही जगह पर स्थिर रहती है, इसलिए यहाँ पर स्थिर दृश्य बिंब है। चौथा है पुलों को पार करते हुए। अब पुलों को तो चल के ही पार किया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा गतिशील दृश्य बिंब। पांचवा है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो साइकिल भी चलती है, तो यहाँ पर भी गतिशील दृश्य बिंब होगा। छठा है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब घंटी बजाते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और सुनने से संबंधित इंद्रिय होती है कान। तो सुनने से संबंधित जो बिंब होता है उसको कहा जाता है श्रव्य बिंब। तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इन शब्दों में है श्रव्य बिंब। सातवां है चमकीले इशारों से बुलाते हुए। बुलाना ये गतिशील काम है, तो यहाँ पर होगा गतिशील दृश्य बिंब। आठवां है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। मुलायम चीज़ को कैसे महसूस किया जाता है? स्पर्श करके, छूकर। और छूना संबंधित होता है हमारी त्वचा से, वो स्पर्श संबंधी इंद्रिय है। तो यहाँ पर कौन सा बिंब होगा? स्पर्श बिंब और दृश्य बिंब। आकाश को तो छुआ नहीं जा सकता, देखा जा सकता है, तो दृश्य बिंब है। और मुलायम चीज़ को छू के महसूस किया जाता है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार का बिंब है, स्पर्श और दृश्य बिंब। नौवां है पतंग ऊपर उठ सके। पतंग ऊपर उठेगी तो चल के जाएगी,
गति होगी उसमें, तो यहाँ पर होगा गतिशील दृश्य बिंब। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास की खेती की जाती है, कपास छोटे छोटे पौधों पर लगती है और कपास को साफ करके ही रुई बनाई जाती है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ये बड़ी ही मुलायम, बिल्कुल सफ़ेद, साफ और लचीली होती है, बहुत ही मुलायम होती है। अब देखते हैं इसका उत्तर कि बच्चों में और कपास में क्या संबंध बन सकता है। कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। ये कपास की विशेषताएं हैं, कैसी होती है? हल्की, मुलायम, गद्देदार और चोट को सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति मतलब कपास का जो स्वभाव है वो भी क्या होता है? निर्मल और निश्चल होता है। इसी तरह बच्चे भी कपास की तरह कैसे होते हैं? कोमल व निश्चल स्वभाव के। उनमें भी चोट सहन करने की क्षमता होती है। उनका शरीर भी हल्का और मुलायम होता है। तो यहाँ पर जो कपास है वो बच्चों की कोमल भावनाओं और उनकी मासूमियत की प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पिछले प्रश्न में हमने बच्चों का संबंध कपास के साथ बनाया था और इस प्रश्न में बताना है कि बच्चों का पतंग के साथ, पतंग की उड़ान के साथ क्या संबंध बनता है। देखते हैं उत्तर। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का परिचय देती है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उसके साथ साथ आसमान में उड़ने लगता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं, मतलब बहुत अधिक जोश में होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता है। जैसे पतंग आसमान में लहराती है वैसे ही बच्चों का मन भी लहराने लगता है। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जैसे पतंग और अधिक ऊंचे जाती है वैसे ही बच्चों का मन भी आसमान छूने का होता है। पतंग जितनी अधिक ऊंचे जाती है बच्चों को उतना ही ये लगता है कि हम आसमान को छू रहे हैं। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों का भी ध्यान नहीं करते। रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ हमने पीछे पढ़ी थी, वो कौन सी थी? कठोर छतें और उन छतों के खतरनाक किनारे और उन किनारों से गिर कर लगने वाली चोट। लेकिन बच्चे तो पतंग उड़ाते समय जोश जोश में रास्ते की इन कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते। अब देख लेते हैं छठा प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। क है, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और ख, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इन पंक्तियों को हमने पढ़ा। अब इनके बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। छठे प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहली जो बात पूछी गई है वो है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाए तो बहुत ही मधुर ध्वनि, मधुर संगीत निकलता है। यह वाद्य यंत्र ढोलक के जैसा, ढोलक से मिलता जुलता होता है और तात्पर्य का अर्थ होता है मतलब। अर्थात यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। देखते हैं इसका उत्तर। इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। पदचाप होता है कदमों की आवाज़ और मनोरम होता है मन में रमने वाला, मतलब मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला।
संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। छठे प्रश्न में दूसरी बात पूछी गई है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? यहाँ हम प्रश्न का उत्तर देखने से पहले महसूस करेंगे कि हम छोटे बच्चे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, और उस समय हम क्या करते हैं, छतों पर दौड़ रहे हैं। तो क्या हमें छत कठोर लगती है, सख्त लगती है? क्या है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर होता है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। मतलब जब हम पतंग उड़ाते होते हैं तो इतने जोश में होते हैं कि हमें पतंग के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम अपने आसपास की सभी चीज़ों से बेखबर हो जाते हैं, पतंग उड़ाने में मग्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें छत कठोर नहीं लगती। छठे प्रश्न में जो तीसरी बात पूछी गई है वो है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? मान लीजिए हम छोटे बच्चे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, खतरनाक परिस्थितियां, जैसे कि कठोर छतें हैं, छतों के खतरनाक किनारे हैं और उन किनारों से गिर कर लगने वाली चोट। इन सब खतरनाक परिस्थितियों से गुजरकर, इनका सामना करके फिर हमें दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना हो। अपने जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो कठिन परिस्थितियां या मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करने में हम कैसा महसूस करते हैं? देखिए उत्तर में क्या बताया गया है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। मतलब हम में इतना आत्मविश्वास हो जाता है, अपने ऊपर इतना अधिक विश्वास बढ़ जाता है कि हम खुद को दुनिया की सारी चुनौतियों का सामना करने के योग्य मानने लगते हैं। हम में साहस व निडरता का भाव आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं। मतलब हमारे मन का सारा भय, सारा डर समाप्त हो जाता है। तो ये थे पतंग कविता के अभ्यास के प्रश्न। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें याद भी कीजिएगा।